हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी जो हम लोग इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे उसमें जो है हम लोग कुछ कुछ बातें सीख चुके थे और अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका रिफाइनिंग की बेसिस पर कुछ बात करेंगे, जैसे वान आर्केल मेथड क्या होता है। तो आज का जो लेक्चर होगा वान आर्केल मेथड, मॉन्ड प्रोसेस और आपका जो है क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। ये सब क्वेश्चन आपका सिंपली ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है और सब्जेक्टिव में भी आता है 2 मार्क्स में, ध्यान देंगे। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वान आर्केल मेथड और मॉन्ड प्रोसेस। जैसे वेपर फेज रिफाइनिंग जो था, तो वेपर फेज रिफाइनिंग का जो खोज किया है, डिस्कवर किया है, तो आपको शुरू में बता दिए थे मॉन्ड ने किया था और वान आर्केल ने किया था। मॉन्ड और वान आर्केल ने किया था। तो आज हम लोग वही देखेंगे कि मॉन्ड प्रोसेस से कौन सा मेटल का प्यूरिफिकेशन किया जाता है और वान आर्केल मेथड से कौन सा मेटल का प्यूरिफिकेशन किया जाता है। तो आपको सबसे पहले बता दें कि मॉन्ड प्रोसेस से निकेल का प्यूरिफिकेशन किया जाता है। याद रखिएगा, मॉन्ड प्रोसेस से आपका जो है निकेल का शुद्धिकरण किया जाता है और वान आर्केल मेथड से आपका टाइटेनियम मेटल का प्यूरिफिकेशन किया जाता है या रिफाइनिंग किया जाता है। ठीक है, और ये आते हैं वेपर फेज के अंदर। किसके अंदर आते हैं? जैसे आप पूछ सकते थे कि वेपर फेज रिफाइनिंग आपको पढ़ा चुके हैं, है ना, वेपर फेज, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, तो ये सब आप पढ़ चुके हैं, जॉन रिफाइनिंग। तो कहने का मतलब वेपर फेज के अंदर जो आता है वो आता है मॉन्ड प्रोसेस और वान आर्केल मेथड आता है। तो अभी यही देखने जाएंगे, फिर लास्ट में पढ़ाएंगे आपको क्रोमेटोग्राफी होता क्या है। तो याद रखिएगा, मॉन्ड प्रोसेस के द्वारा किसका प्यूरिफिकेशन किया जाता है? निकेल का। और वान आर्केल मेथड के द्वारा किसका प्यूरिफिकेशन किया जाता है? टाइटेनियम का। तो चलिए आज हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं और आप लोग 11:30 बजे रोज रेडी रहिएगा। 11:30 बजे लिंक भेजा जाएगा और जिनको अभी तक पता नहीं है उनको बोलिएगा 7439278900 पर क्या करें, मैसेज करें, व्हाट्सएप नंबर है मेरा, और जल्दी से ज्वाइन कर लें, नहीं तो आपका क्लास छूट जाएगा। तो जो भी दोस्त लोग हैं या जो भी इनऑर्गेनिक ज्वाइन करना चाहते हैं उन लोग को बता दीजिए, है ना। और जिनका एडमिशन नहीं हुआ है, न्यू स्टूडेंट हैं आपके दोस्तों में से कोई, तो उनको बोलिए एडमिशन ले लेना, यानी कि 7439278900 पर बात करने बोलिए। उसके बाद उनको भी ज्वाइन कर दिया जाएगा कंडीशन को देखते हुए। और दूसरी बात है, एक बात और याद रखिएगा कि जो प्रैक्टिस बैच है उसमें ऑब्जेक्टिव आपको करवा दिया जा रहा है। फिर अब वो सोचिएगा फिर से ऑब्जेक्टिव देंगे हम, तो वो नहीं देने वाले हैं, क्योंकि उतना टाइम मेरे पास नहीं है कि इधर पढ़ाएं फिर उसको अलग से बनाए। ठीक है, तो जब सजेशन दिया जाएगा वो 5 मार्क्स और 2 मार्क्स का दिया जाएगा और ऑब्जेक्टिव का दिया भी जाएगा। तो जितना यहाँ पे पढ़ेंगे उतना नहीं मिलेगा आपको, उतना क्वेश्चन बनाने का मेरे पास टाइम नहीं है एक ही चीज को बार बार पढ़ाने का या देने का। इसलिए जो बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं किए प्रैक्टिस बैच वो कर ले, क्योंकि चैप्टर वाइज सबसे पहले ऑब्जेक्टिव बताया जा रहा है। चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव बताया जा रहा है जो कि 35 नंबर का रहता है। आप समझिए कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब 70 का आधा 50% ऑब्जेक्टिव है। और ऑब्जेक्टिव में यदि आपका गलत होगा तो उसमें नंबर आने का कोई चांसेस नहीं है। इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है, जो लोग अभी प्रैक्टिस बैच ज्वाइन नहीं किए, अभी तक सोए हुए हैं कि सर देंगे लास्ट में ऑब्जेक्टिव, उससे ये हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए जो चैप्टर वाइज पढ़ाया जा रहा है उसका बात अलग है, क्योंकि चैप्टर वाइज चैप्टर के अंदर से घुस के खोज के जो इंपॉर्टेंट है, जो आ सकता है, आ चुका है, सबको बताया जा चुका है, सबको बताया जा रहा है। इसलिए जो बच्चे अभी तक सोए हुए हैं वो लोग जल्दी से प्रैक्टिस बैच ज्वाइन कर लें। अभी ज्यादा लेक्चर नहीं हुआ है और जो भी हुआ है आपको लिंक दे दिया जाएगा और उसको पूरा आप कर लेंगे। एक चैप्टर में 50 ऑब्जेक्टिव करवाया जा रहा है, एक चैप्टर में 50, 49, है ना, यानी 45 प्लस, क्या बोल सकते हैं, 45। एक चैप्टर में 45 ऑब्जेक्टिव मिल रहा है। अब जोड़िए कितना हो जाएगा, 16 चैप्टर है टोटल। तो सभी में तो 50 क्वेश्चन नहीं होगा, किसी में 20 भी होगा, जो छोटा चैप्टर है चैप्टर के अनुसार। तो आप जो है जल्दी से ज्वाइन कर लें और जो ज्वाइन कर चुके हैं वो आगे तक बता दे दोस्तों को
ताकि वो लोग भी लाभ उठाए, आपका भी नाम हो कि नहीं वही बताया था, ज्वाइन किए तो मेरा इतना नंबर आया है ना। अभी पता नहीं चलेगा, वो एग्जाम हॉल में पता चलेगा कि इसका फायदा क्या है। अभी तो चलेगा, आप सोच रहे हैं ये पढ़ लेंगे वो पढ़ लेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए जो भी ऑब्जेक्टिव निकाल रहा है, क्वेश्चन बैंक हो या फिर कोई भी कंपनी का हो, तो उसमें देखिएगा बहुत सारा गलतियां हैं, मनमानी किया है, जो मर्जी वो लिख दिया आंसर। यदि आप पढ़ते हैं ठीक से तो आपको पता चल जाएगा कहाँ कहाँ गलती करता है ये लोग। तो गलत पढ़ के जाएगा तो गलत ही। यदि आप मार्केट में तो बहुत सारा बुक आ चुका है आपका ऑब्जेक्टिव का, तो उसे क्या कर लीजिएगा आप, जो गलत रहेगा कौन सुधार देगा आपको। इसलिए जो पढ़ना है एक्यूरेट पढ़िए, जानबूझ के टाइम बर्बाद नहीं कीजिए, जितना जल्दी हो प्रैक्टिस बैच ज्वाइन कर लें। सॉलिड स्टेट का आपका जो है ऑब्जेक्टिव हो चुका है, यूनिट 2 का ऑब्जेक्टिव चल रहा है ना। अभी बहुत सारे चैप्टर हैं। और दूसरी बात, आपको टेंशन नहीं लेना है, जिनका छूटा हुआ जो बाद में प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करेंगे उनको भी जो जो पढ़ाया गया है सबका लिंक दे दिया जाएगा। चूंकि वीडियो यूट्यूब पे रहता नहीं, टोटल प्राइवेट है। प्राइवेट इसलिए है चूंकि अब मतलब कितना क्या करेंगे, समझ रहे हैं ना। मेरा भी तो बहुत सारा काम होता है, तो कहने का मतलब, और चूंकि दूसरी बात हम पढ़ाते हैं तो सब कुछ ओपन यदि कर देंगे तो मेरे पास रहेगा क्या। इसलिए आप जो भी चीजें रहेंगे सेक्रेट रहेंगे, जो एडमिशन लेंगे जैसे क्लास में होता था वही आप वीडियो देख पाएंगे, सभी लोग नहीं देख पाएंगे। फिजिकल का अभी तक है, ओपन है, मतलब पब्लिक है, वो भी आपका प्राइवेट कर दिए जाएंगे। जिनका बाकी है वो जल्दी जल्दी 5 चैप्टर तक कंप्लीट कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसमें सीखेंगे आज, मतलब मॉन्ड प्रोसेस, भान आर्केल क्रोमेटोग्राफी वगैरह सीखेंगे। और जब मेटलर्जी किया जाता है उस समय किन बातों पर ध्यान दिया जाए इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं बहुत जल्दी, है ना। और 11:30 बजे से लेके 12:30 बजे तक लिंक दिया जाएगा। उसके बाद शाम में 4 से 5 दिया जाएगा। जिनके पास जब टाइम है वो पढ़ सकते हैं, लेकिन हाँ फिर प्राइवेट हो जाएंगे, वीडियो अनलिस्टेड हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग टाइमली पढ़े, जैसे क्लास में पढ़ते थे वैसे ही क्लास ही चल रहा है आपका, ठीक है। ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि बच्चे आज पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, इस तरह से क्या हो रहा था कि पूरा बोझ बन रहा था। लेकिन अब क्या होगा, अपडेट रहेगा, ठीक रहेगा, और पीछे जो बाकी है जल्दी से पूरा कर ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, 2 मार्क्स के लिए बना सकता है आपको या फिर ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। क्वेश्चन किस तरह से बनाया गया देखिए, व्हाट शुड बी कंसीडरेशंस ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बाय इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। एक्सट्रैक्शन का मतलब निष्कर्षण होता है, निष्कर्षण मतलब बाहर निकालना। जैसे जो अयस्क होते हैं, जो ऑर्स होते हैं, और से आपका मेटल को अलग करना, मतलब ऑर्स में मेटल रहता है, उसके साथ इम्प्यूरिटी रहता है जिसको गैंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैंग्स बोलते हैं। तो गैंग्स को अलग करना और प्योर धातु को अलग करना, तो उसको एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। उसको मतलब, उसका मतलब होता है निष्कर्षण। तो बोला है व्हाट शुड बी कंसीडरेशंस ड्यूरिंग द, कंसीडरेशंस का मतलब यहाँ ध्यान देना बोलेंगे, ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बाय इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस का मतलब वैद्युत रासायनिक प्रक्रम। वैद्युत रासायनिक प्रक्रम में जो है आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करना पड़ता है, मतलब आपको क्या देना पड़ेगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी उसमें देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ेगा। तो यहाँ बोल रहा है वैद्युत रसायन प्रक्रम द्वारा धातुओं के निष्कर्षण में किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। वैद्युत रसायन प्रक्रम द्वारा धातुओं के निष्कर्षण में किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो किन बातों पर ध्यान देना चाहिए वो बताना है। तो क्या बोल रहा है, व्हाट शुड बी कंसीडरेशंस ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बाय इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। वैद्युत रसायन प्रक्रम द्वारा धातुओं के निष्कर्षण में किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो बोला 2 considerations are taken into account during extraction of metal by electrochemical process। तो वो क्या क्या है, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल प्रोड्यूस। तो जो मेटल एक्सट्रैक्ट होगा इस प्रोसेस में उसका रिएक्टिविटी देखा जाएगा। यदि ज्यादा रिएक्टिव होगा तो खतरा हो सकता है, इसलिए रिएक्टिविटी पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, तब ये काम करना चाहिए। यदि इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के द्वारा हम मेटल का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो सबसे पहले जो मेटल उत्पन्न होगा, निकलेगा,
उसका रिएक्टिविटी कितना है, उसका क्रियाशीलता कितना है। तो पहला बात याद रखिएगा, किस पर ध्यान रखना है, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल प्रोड्यूस्ड, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल प्रोड्यूस्ड। दूसरा है सॉल्युबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोड, सुटेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोड। सुटेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोड्स का मतलब जो वहां पे इलेक्ट्रोड यूज करेंगे, जैसे वहां पे करंट फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो वहां तो इलेक्ट्रोड का जरूरत पड़ेगा, बिना इलेक्ट्रोड का करंट हम कैसे पास करेंगे, छड़ तो चाहिए। तो सुटेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोड्स मतलब वहां पे जो इलेक्ट्रोड लेंगे वो उसके लिए मतलब उपयुक्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उपयुक्त होना चाहिए। दो बात, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल प्रोड्यूस, दूसरा है सुटेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोड। सुटेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोड, दो बातों पर ध्यान दिया जाता है। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के द्वारा मेटल का एक्सट्रैक्शन में दो बातों पर ध्यान दिया जाता है। पहला है आपका रिएक्टिविटी ऑफ मेटल प्रोड्यूस्ड, पहला क्या है, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल प्रोड्यूस्ड, और दूसरा है आपका सुटेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोड। मतलब वहां पे जो छड़ जिससे हम करंट पास करेंगे वो छड़ सुटेबल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो देखिए, वैद्युत रसायन प्रक्रम द्वारा धातुओं के निष्कर्षण में दो बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहला उत्पादित धातु की क्रियाशीलता, उत्पादित धातु की क्रियाशीलता, दूसरा उपयुक्त इलेक्ट्रोडों का उपयोग, उपयुक्त इलेक्ट्रोडों का उपयोग। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले, आगे बताते। चलिए से क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। ये भी क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछा जा चुका है कि व्हाट इज रोल ऑफ फ्लक्स इन मेटलर्जिकल प्रोसेस। धातु कर्म प्रक्रियाओं में गालक का क्या योगदान है। तो समझिए यहाँ पे गालक जो है, गालक किसको बोल रहे हैं, गालक बोल रहे हैं फ्लक्स, फ्लक्स को क्या बोल रहे हैं, गालक। अब समझ में नहीं आ रहा है कौन सा फ्लक्स, क्योंकि फिजिक्स में भी क्या पढ़ना रहता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो कहने का मतलब वहां भी फ्लक्स पढ़ना है, लेकिन यहाँ फ्लक्स का मतलब क्या है, फ्लक्स को हम हिंदी में क्या बोल रहे हैं, गालक बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, गालक। इसका मतलब क्या है आखिर। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कोई और है, समझिए बात को, कोई और है, उसमें क्या होता है, इम्प्यूरिटी। इम्प्यूरिटी को यहाँ गैंग बोल रहे हैं, याद रखिएगा। इम्प्यूरिटी को क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, गैंग। यदि हम यहाँ गैंग शब्द का यूज करेंगे तो यहाँ समझ जाइएगा इम्प्यूरिटी। अब इम्प्यूरिटी का मतलब अशुद्ध पदार्थ है। क्या है, अशुद्ध पदार्थ है। तो जो आपका ऑर्स होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, अशुद्धियां पाई जाती है, ढेर सारे अशुद्ध पदार्थ पाया जाता है, और उन अशुद्धियों को आसानी से नहीं निकाला जा सकता है। जैसे मानिए आपके बॉडी में बहुत सारे मैल है, बात समझिए। अब बॉडी को आप शुद्ध करना चाहते हैं, मतलब शुद्ध का मतलब क्या है, बोलते हैं आदमी नहाते हैं तो शुद्ध हो जाते हैं। नहाते शुद्ध होने का मतलब क्या है, जो उसमें गंदगी है बॉडी में, जिसको मैल बोलते हैं, है ना, वो क्या होता है, वो हट जाता है। वो क्या होता है आपका, हट जाता है। तो कहने का मतलब जो डर्ट है बॉडी में वो हटाने के लिए नहाते हैं। जो डर्ट है, जैसे आप बाहर घूमते हैं तो आपकी बॉडी में क्या क्या बैठा रहता है, जैसे कि आप बाहर घूम के आइए दिन भर और रुमाल से ऐसे करके पोंछिए, रुमाल काला हो जाएगा। मतलब बहुत सारा डस्ट पार्टिकल, बहुत सारे गैसेस या बहुत ढेर सारे इम्प्यूरिटी जो है आपके स्किन में, हमारे स्किन में बैठ जाता है। तो इसको शुद्ध करना चाहते हैं स्किन को, तो क्या करते हैं हम लोग, नहाते हैं। तो क्या खाली पानी से नहा लेंगे, समझिए। यदि आप सिर्फ पानी से नहाते हैं तो क्या जो मैल जम चुका है आपके स्किन पे वो हट जाएगा, नहीं हटेगा। उसके लिए क्या यूज करते हैं, साबुन का। क्या यूज करते हैं, प्रोसेस को सिंपली समझिए आप। उसके लिए क्या यूज करते हैं, सॉप। सॉप का मतलब साबुन का उपयोग करते हैं। साबुन क्या करता है, साबुन हमारे मैल के साथ कंबाइन हो जाता है। कंबाइन मतलब जुड़ जाता है। कंबाइन मतलब क्या होता है, जुड़ जाता है। मैल के साथ कौन जुड़ जाता है, मैल के साथ आपका जुड़ जाता है साबुन। साबुन यानी मैल के साथ जुड़ जाता है और मैल को बॉडी से अलग कर देता है। बॉडी को आसानी से क्या करता है, अलग कर देता है। और नहीं तो फिर साबुन नहीं लगाएंगे तो पूरा बॉडी रगड़ते रहिए, ये गारंटी नहीं कि हट जाएगा। तो यहाँ पे साबुन को बोल सकते हैं फ्लक्स। अभी अब एग्जाम में मत लिख लीजिएगा सॉप इज फ्लक्स, समझाने के लिए बात बता रहे हैं आपको। कहने का मतलब जो साबुन हो गया फ्लक्स हो गया। तो ये क्या किया, जो हमारे बॉडी में इंप्योरिटी है, जो गैंग्स हैं, मान के चलिए गैंग्स हैं, मैल है, डर्ट पार्टिकल्स है, जब साबुन लगाते हैं तो ये डर्ट पार्टिकल क्या करता है, साबुन के साथ जुड़ जाता है। साबुन के साथ जुड़ जाता है, स्किन को छोड़ता है, साबुन के साथ जुड़ता है और बाहर निकल जाता है। सेम प्रोसेस यहाँ भी है, सेम प्रोसेस यहाँ भी है। यहाँ का प्रोसेस क्या है कि यदि ऑर्स में गैंग्स हैं, गैंग्स मतलब इंप्योरिटी, अशुद्ध पदार्थ हैं, तो क्या करते हैं उसमें फ्लक्स मिलाते हैं। फ्लक्स क्या है, जैसे फ्लक्स यहाँ पे बोलेंगे अमोनियम क्लोराइड भी होता है,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होता है, लेकिन यहां जो फ्लक्स लिया जाएगा वो है आपका लाइम स्टोन, CaO, क्या बोलेंगे, लाइम स्टोन हो गया, ठीक है। और CaF2 होता है, सिलिका होता है, FeO होता है, तो फेरस ऑक्साइड होता है, सिलिका होता है, सिलिका को SiO2 बोलते हैं, सिलिका होता है, CaO रहता है लाइमस्टोन, और CaF2 भी रहता है। तो ये सब क्या है, सिलेक्ट, ये सब आपका, ये सब फ्लक्स है। ये क्या है आपका, ये सारे के सारे ये फ्लक्स का एग्जाम्पल है। ये किसका एग्जाम्पल है, याद नहीं रहेगा, लिख लेंगे, लाइमस्टोन, सिलिका, FeO, CaF2, ये क्या, किसका एग्जाम्पल है, आपका फ्लक्स का क्या है, एग्जाम्पल है। तो ये होगा एग्जाम्पल ऑफ फ्लक्स। ये सारे फ्लक्स हैं, ये सारे क्या है जो उदाहरण दिए हैं, ये क्या आपका फ्लक्स हैं, ये सारे आपका फ्लक्स हैं, जिसको आप गालक बोलेंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे, गालक। तो वही बोल रहा है यहाँ पे, गालक का क्या काम है, मेटलर्जी में, धातु क्रम में गालक का क्या काम है, गालक का क्या उपयोग है। तो आप सिंपली समझिए, जैसे हमारा बॉडी में का जो इंप्योरिटी है हटाने के लिए सॉप यूज करेंगे, तो सॉप यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सॉप के साथ आपका डर्ट पार्टिकल्स मतलब मैल जुड़ता है, तेल वगैरह जो भी लगा हुआ धूलकन, वो क्या होता है, कंबाइन होता है, बॉडी से अलग हो जाता है। ठीक उसी प्रकार ऑर्स में भी क्या होता है, गैंग्स होते हैं, इंप्योरिटी होते हैं, वो आसानी से नहीं हटता है, वो आसानी से नहीं हटता है। उसको हटाने के लिए उसमें फ्लक्स डाला जाता है। क्या डाला जाता है, फ्लक्स, इसका मतलब गालक होता है। उसको हटाने के लिए उसमें क्या डालते हैं, फ्लक्स डालते हैं। फ्लक्स क्या करता है, गैंग्स के साथ मतलब इंप्योरिटी के साथ, अशुद्ध पदार्थ के साथ जुड़ जाता है। क्या होता है, जुड़ जाता है, और वो आसानी से बाहर निकल जाते हैं। आसानी से क्या होता है, मतलब प्योर मेटल से साइड लग जाता है, मेटल से क्या होता है, साइड लग जाता है। तो यहां पे बोल रहा है कि फ्लक्स क्यों यूज करते हैं, तो फ्लक्स को यूज करते हैं गैंग को रिमूव करने के लिए, गैंग को रिमूव करने के लिए करते हैं। पता चल गया, याद हो गया। फ्लक्स का उदाहरण पूछेगा तो लाइम स्टोन, क्या बोलेगा, लाइम स्टोन, फेरस ऑक्साइड, उसके बाद कैल्शियम फ्लोराइड, क्या चीज, कैल्शियम फ्लोराइड, इसको फ्लोस्फर भी कहा जाता है, फ्लोस्फर भी कहा जाता है, सिलिका, ये सारे आपका गालक हैं। तो गालक का उपयोग पता चल जाए, गैंग को रिमूव करने में किया जाता है। तो कैसे करता है, ये फ्लक्स जो है गैंग के साथ कंबाइन कर जाता है, और गैंग की तुलना में और क्या बना लेता है, स्लैग बनाता है, SLAG। सबसे पहले समझिए, गालक का उपयोग अयस्कों में उपस्थित गैंग्स मतलब अशुद्ध पदार्थों को हटाने में किया जाता है। जब अयस्कों में स्लैग को क्या बोलते हैं, फ्लक्स को मिलाया जाता है, गालक को मिलाया जाता है, तब फ्लक्स गैंग के साथ जुड़ जाता है, गैंग के साथ जुड़ जाता है, कंबाइन हो जाता है, और धातुमल बनाता है। क्या बनाता है, धातुमल बनाता है। और इस प्रकार आप बोल सकते हैं कि गैंग की तुलना में अयस्कों से धातुमल आसानी से अलग हो जाता है। गैंग की तुलना में धातुमल, अब जैसे बॉडी में साबुन लगाएं, आपकी बॉडी बहुत गंदा है, साबुन लगाएं तो साबुन किसके साथ, मैल के साथ कंबाइन हो जाएगा। तो अब जो है आपका बॉडी का मैल जो है अलग होगा। अब यहाँ पे साबुन और आपका बॉडी का मैल जुड़ गया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बॉडी का मल, बॉडी का मैल बोलेंगे, या बॉडी का गंदगी बोलेंगे। ठीक उसी प्रकार धातु का जो गंदगी है उसको धातुमल बोलते हैं। और धातुमल कैसे बनता है, धातुमल बनता है आपका फ्लक्स और गैंग के मिलने से, फ्लक्स और गैंग के मिलने से। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए। फ्लक्स इज यूज्ड टू रिमूव द गैंग बाय कंबाइनिंग विथ इट एंड thus formation of slag takes place. Slags are easily separated from ores as compared to gang. धातु कर्म प्रक्रिया में गालक गैंग के साथ जुड़कर धातुमल बनाता है, और इस प्रकार गालक का उपयोग गैंग को अलग करने में उपयोग किया जाता है। यहाँ पे उपयोग 2 बार हो गया, एक उपयोग हटा देंगे। तो फिर एक बार देख लें, धातु क्रम प्रक्रिया में गालक गैंग के साथ जुड़कर क्या बनाता है, धातुमल बनाता है, धातुमल बनाता है, और इस प्रकार गालक का उपयोग गैंग को अलग करने में किया जाता है। गालक गैंग की तुलना में सरलता से अयस्कों से अलग हो जाते हैं। गालक गैंग की तुलना में सरलता से अयस्कों से अलग हो जाता है। तो याद रखिएगा, धातु कर्म प्रक्रिया में गालक गैंग के साथ जुड़कर क्या बनाता है, धातुमल बनाता है, और इस प्रकार गालक का उपयोग गैंग को अलग करने में किया जाता है।
गालक गैंग की तुलना में सरलता से यानी कि आसानी से अयस्कों से अलग हो जाता है। उसके बाद ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल कहाँ काम करेगा, ऑब्जेक्टिव में करेगा। बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज फ्लक्स, उसमें से एक उदाहरण इसमें देगा, बाकी और कुछ दे देगा, तो याद रखेंगे मेटलर्जी टर्म में। उसके बाद वेपर फेज रिफाइनिंग पढ़े थे, वेपर फेज रिफाइनिंग। तो वेपर फेज रिफाइनिंग के लिए कुछ कंडीशन था कि जो मेटल्स होना है वो वोलाटाइल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वोलाटाइल और इजिली डिकम्पोजेबल। वोलाटाइल का मतलब वाष्पशील होना चाहिए और इजिली डिकम्पोजेबल का मतलब होता है आसानी से टूटने वाला होना चाहिए, आसानी से टूटने वाला होना चाहिए, आसानी से टूटने वाला होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे वेपर फेज रिफाइनिंग, वाष्प अवस्था परिष्करण, मॉन प्रोसेस। निकेल मेटल इज प्यूरिफाइड बाय मॉन प्रोसेस। निकेल धातु का शुद्धिकरण मॉन प्रक्रम द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा इसको ऑब्जेक्टिव के लिए, VVI फॉर ऑब्जेक्टिव। यहाँ इस चैप्टर में कुछ भी टॉपिक पढ़ाए सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो निकेल मेटल इज प्यूरिफाइड बाय मॉन प्रोसेस। तो याद रखिएगा यदि कोई पूछे निकेल का प्यूरिफिकेशन कैसे किया जाता है, निकेल 28 होता है, एटॉमिक नंबर कितना 28, मॉन प्रक्रम के द्वारा किया जाता है। निकेल धातु का शुद्धिकरण मॉन प्रक्रम द्वारा किया जाता है। वान आर्केल मेथड नाम है साइंटिस्ट का। तो टाइटेनियम मेटल इज प्यूरिफाइड बाय वान आर्केल मेथड। टाइटेनियम का शुद्धिकरण वान आर्केल विधि द्वारा किया जाता है। टाइटेनियम का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है, वान आर्केल विधि के द्वारा। तो आपको बोल देगा टाइटेनियम का शुद्धिकरण इनमें से किस प्रोसेस से किया जाता है, तो याद रखेंगे वान आर्केल प्रोसेस। क्या याद रखिएगा, वान आर्केल। तो फटाफट क्या करें, इसका नोट बनाएं, स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए निकेल का प्यूरिफिकेशन कैसे किया जाता है वो आपको बता रहे। जैसे आपके पास प्योर नहीं, इम्प्योर निकेल है, अशुद्ध निकेल है, तो उसका शुद्धिकरण कैसे करेंगे वो समझिए। तो जो अशुद्ध, आपको यदि कोई पूछे कि निकेल का प्यूरिफिकेशन का जो विधि है, जो प्रोसेस है, उसको बताइए, उसको समझाइए। निकेल के शुद्धिकरण का जो विधि है उसको समझाइए। तो आप समझिए, ध्यान से लेक्चर को सुनेंगे, क्या बात है यहाँ पे। देखिए निकेल का यदि शुद्धिकरण आपको करना है, यदि आपके पास इम्प्योर निकेल है उसको शुद्ध करना है, तो यहाँ पे मॉन्ड प्रोसेस का यूज करना पड़ता है। कहने का मतलब निकेल का शुद्धिकरण मॉन्ड प्रक्रम के द्वारा किया जाता है। तो पहला जो लाइन आपको याद रखना है कि निकेल का शुद्धिकरण मॉन्ड प्रक्रम के द्वारा किया जाता है। अब इस प्रोसेस में क्या क्या किया जाता है वो आपको ध्यान में रखना है, दिमाग में अभी बता रहा हूं उसको ध्यान रखिए। उधर छोड़िए लैंग्वेज, आप हम मेरे से कांटेक्ट कीजिए, हो जाएगा। अब देखिए कैसे निकेल को यदि प्यूरिफाई करना है तो मॉन्ड प्रोसेस का यूज करेंगे, सही बात है। अब इसमें होता क्या है, इस प्रक्रिया में होता क्या है, इस प्रक्रिया में ये होता है, समझिए बात को। इस प्रक्रिया में ये होता है कि अशुद्ध निकेल को जो है एक सिस्टम के अंदर गर्म किया जाता है, वो भी किसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, CO के साथ। सबसे पहला कंडीशन, निकेल, अशुद्ध निकेल को या निकेल को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ गर्म किया जाता है, या कार्बन मोनोऑक्साइड के भाप बोलिए, या कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ गर्म किया जाता है। तब क्या होता है वो याद रखिएगा, तब निकेल टेट्रा कार्बोनिल बनता है। NiCO का होल फॉर को बोलते हैं निकेल टेट्रा कार्बोनिल बनता है, ठीक है। तो इसको जो शुरू में टेम्परेचर देंगे वो देंगे 330 से 350 केल्विन। मतलब ये ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब अशुद्ध निकेल को 330 से 350 केल्विन ताप पर, 330 से 350 केल्विन ताप पर कार्बन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तब निकेल टेट्रा कार्बोनिल बनता है, तब निकेल टेट्रा कार्बोनिल बनता है। अब ये कॉम्प्लेक्स जब बना, इसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहा जाता है, आगे पढ़ेंगे 9th चैप्टर में। तो जब ये कॉम्प्लेक्स बनेगा आपका, उसके बाद फिर से क्या करते हैं, फिर से इसको हीट किया जाता है। मतलब कार्बन टेट्रा कार्बोनिल को फिर से 450 से 470 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है। फिर से कार्बन टेट्रा निकेल टेट्रा कार्बोनिल को
450 से 470 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो हमें शुद्ध निकेल प्राप्त होता है। ऐसे बताना है इसको, ठीक है। तो इस तरह के यदि सिस्टमेटिक देखा जाए कि सिस्टमेटिकली कैसे, मतलब इसका फिगर से कैसे समझेंगे, तो इसको फिगर से भी समझा जा सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझ सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं। कैसे, देखिए, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण से आपको समझा रहे हैं, कोशिश करेंगे समझने का। जैसे बच्चे दो सिस्टम लेंगे इस तरह से, एक ये हो गया और दूसरा सिस्टम ये है। आपको बता रहा हूं कैसे शुद्ध किया जाता है, ध्यान देंगे, निकेल का, है ना। आराम से समझ में आ जाएगा आपको, टेंशन नहीं है। एक ये सिस्टम है और ये जो सिस्टम है बच्चे, ये जो सिस्टम है ये इंटरकनेक्टेड है इससे, और एक यहां पे आउटलेट है ऐसे। इस टाइप से तो होता क्या, जैसे इम्प्योर निकेल यदि हम लेंगे, इम्प्योर निकेल यदि हम लेंगे तो क्या होगा। इम्प्योर निकेल लेंगे तो यदि हम निकेल लिए, इम्प्योर निकेल लिए, Ni है, तो इसके साथ साथ क्या रख सकता है, SiO2 रख सकता है, कले रह सकता है, कले मतलब सैंड रह सकता है, कले मतलब मिट्टी रह सकता है, और इसके साथ क्या रह सकता है, सैंड, क्या रह सकता है, तो इसको गैंग बोलेंगे। निकेल में जो अशुद्ध पदार्थ मिला हुआ है, सैंड हो गया, सैंड मतलब बालू, सिलिका हो गया या फिर कले हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, गैंग बोलेंगे। हम चाहते हैं हमको क्या चाहिए, निकेल चाहिए, क्या चाहिए, निकेल। तो क्या करते हैं, इसमें डालते हैं हम लोग CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। CO का मतलब क्या होता है बच्चे, कार्बन मोनोऑक्साइड डालते हैं। क्या डालते हैं यहाँ पे, देखिए निकेल में क्या डाला गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये सिस्टम का जो टेम्परेचर होगा, ये सिस्टम का जो टेम्परेचर होगा 330 केल्विन से 350 केल्विन, ओके। इतना टेम्परेचर पे जब इसको कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ गर्म करेंगे तो क्या होगा, यहां पे जो है आपका बनता है इस टाइप का है। तो होता क्या है बच्चे कि जब इसको गर्म करते थे ये बना लेता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ये जुड़ जाता है। निकेल किसके साथ जुटेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, मतलब ये बना लेता है, वेपर बना लेता है। क्या बना लेता है, वेपर। ये वेपर क्या चीज का होता है, देखिए यहाँ पे Ni और CO का होल 4, ये होता है NiCO का होल 4। ध्यान देंगे, NiCO का होल 4 बनता है ऐसे। NiCO का क्या बना, होल 4, जो कि क्या है आपका वेपर है। ये क्या है आपका वोलाटाइल, ठीक है। तब कहने का मतलब जब हम लोग इम्प्योर निकेल को CO के प्रेजेंस में गर्म करते हैं, कितना टेम्परेचर पर, 350 से 330 से 350 केल्विन पर, तो ये क्या बना लेता है, निकेल का NiCO का वेपर, मतलब निकेल टेट्राकार्बोनिल, निकेल टेट्राकार्बोनिल का क्या बना लेता है, वेपर बना लेता है। और ये वेपर यहां पे आता है, ये वेपर जो है आपका यहां पे आता है।
अब ये वेपर यहाँ पे आने के बाद होता क्या है, देखिए कि जो उसके बाद फिर से क्या करेंगे, इसको जो है यहाँ पे जो आ रहा है वो है आपका NiCO का होल 4 है, निकेल टेट्रा कार्बोनिल है, याद रखिएगा। यहाँ पे जो आ रहे हैं वेपर वो आपका क्या है, NiCO का होल 4 है, NiCO का होल 4 है, ये वेपर के रूप में आ रहा है यहाँ पे। अब फिर से जब इसको हम गर्म कर देते हैं, इसको गर्म कर देते हैं 350 से 370 केल्विन ताप पर, ये क्या है, निकेल टेट्रा कार्बोनिल को फिर से यदि गर्म कर दिया जाता है 350 से 370 केल्विन ताप पे, तो जो प्योर निकेल होगा वो यहाँ आके जमा हो जाएगा, प्योर निकेल यहाँ पे जमा हो जाएगा। और CO जो है, CO वो इधर से, CO गैस जो है इधर से बाहर निकल जाएंगे। तो ये जो प्राप्त हुआ ये है आपका प्योर निकेल, ठीक है, इस टाइप से होता है। तो कुछ आपको यहाँ पे आइडिया दी, ठीक है। अब समझिए इसको, आपको तो बता दिए कि डिस्क्राइब द मेथड फॉर रिफाइनिंग निकेल, निकेल के शोधन के लिए प्रक्रम को समझाइए। तो लिखिएगा निकेल इज प्यूरिफाइड बाय मोन प्रोसेस, पहले बताया। इन दिस प्रोसेस व्हेन निकेल इज heated with carbon monoxide, then volatile nickel tetracarbonyl is formed. Again, when nickel tetracarbonyl is strongly heated, then it decomposed and pure nickel is obtained. Pure nickel is obtained. याद रखिए। Then it is decomposed and pure nickel is obtained। ठीक है बच्चे, इस तरह ध्यान रखेंगे। तो याद रखिए क्या बोल रहा है, निकेल का शुद्धिकरण मौन प्रक्रम द्वारा किया जाता है। जब निकेल को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तब वाष्पशील निकेल टेट्राकार्बोनिल बनता है। फिर से जब निकेल टेट्राकार्बोनिल को उच्चतम ताप पर गर्म किया जाता तब यह विघटित हो जाता और इस प्रकार शुद्ध निकेल प्राप्त होता है। रिएक्शन देखिए, निकेल में क्या मिला है, कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए ये क्या है, अशुद्ध निकेल है, इसमें क्या मिलाया गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। हीट किए 330 केल्विन से 350 केल्विन के बीच, तो ये क्या बन गया आपका NiCO का होल 4 बना, वोलाटाइल NiCO। और ये वेपर के रूप में इस कंटेनर में आया। यहाँ के टेम्परेचर कितना है, 350 से 370 केल्विन। तो NiCO का होल 4 ब्रेक करेगा, टूटेगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाएगा और निकेल अलग हो जाएगा। तो इस तरह से प्योर निकेल आपका मिलता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मौन प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। नीचे तक दिख रहा है सबको, हाँ सही है। तो इस टाइप से आप देखें कि निकेल का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है, निकेल का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है, निकेल का प्यूरिफिकेशन कैसे किया जाता है, ये चीज हम अभी देखें। तो इसको क्या करेंगे, ठीक से लिख लीजिए, ठीक है। और फिर जो है आपका एक बात बोले थे आपका क्या बताने के लिए, क्रोमेटोग्राफी। तो चलिए इसका क्या करें, जल्दी जल्दी फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट लेने, और समझ में आ रहा है वीडियो तो जल्दी कमेंट करेंगे ताकि आपका रिप्लाई आएगा, तभी हमें पता चलेगा कि मतलब कैसा जा रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये भी आपका 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। यदि पूछ देगा निकेल का शोधन कैसे किया जाता है तो इसको आराम से आप लिख सकते हैं, बहुत ही आसान है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आइए देखिए क्रोमेटोग्राफी क्या है। देखिए क्रोमेटोग्राफी जो है क्रोमा शब्द से आया है, जिसका मतलब होता है, क्रोमा का मतलब होता है आपका लेखन, लिखना। ये ग्रीक वर्ड है, यहाँ का नहीं, ना इंग्लिश है ना हिंदी है, क्या है, ग्रीक वर्ड। क्रोमेटोग्राफी क्रोमा से बना है। क्रोमा का मतलब होता है लिखना। क्रोमा का मतलब क्या होता है, राइटिंग, मतलब लिखना, ठीक है। ग्रेफी का मतलब यहाँ पे होता है, क्रोमा का मतलब कलर होता है, ग्रेफी का मतलब होता है लिखना। तो इसको वर्ण लेखिकी या वर्ण लेखन कहा जाता है। क्रोमेटोग्राफी का हिंदी होता है वर्ण लेखन, मतलब कलर राइटिंग इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कलर राइटिंग, ठीक है। तो बोल रहा है वर्ण लेखन या वर्ण
लेखिकी से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पे लिखा हुआ द वर्ड क्रोमेटोग्राफी मीन्स कलर राइटिंग. दिस टेक्निक वाज यूज्ड टू सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ कलर्ड ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, बट नाउ ए डे इट इज यूज्ड टू प्यूरिफिकेशन ऑफ अदर ऑर्गेनिक मिक्सचर. मतलब देखिए, क्रोमेटोग्राफी वर्ड का जो मतलब शब्द का अर्थ होता है कलर राइटिंग होता है, जिसको रंग लेखन भी कहा जाता है. इसका उपयोग जो है प्रारंभ में, शुरू में रंगीन ऑर्गेनिक जो पदार्थ होते थे उसका प्यूरिफिकेशन के लिए किया जाता था, उसका कलर को अलग वगैरह करने के लिए किया जाता था. लेकिन आजकल जो है अदर ऑर्गेनिक कंपोनेंट का भी शुद्धिकरण कर सकते हैं या मिश्रण को शुद्ध कर सकते हैं. तो क्रोमेटोग्राफी का मतलब इतना याद रखिएगा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसमें जो कलर्स हैं उसको अलग किया जा सकता है. तो समझिए, वर्ण लेखन का अर्थ होता है रंग लेखन. प्रारंभ में इस विधि का उपयोग केवल रंगीन कार्बनिक यौगिकों के शोधन तथा पृथक्करण के लिए किया जाता था. शोधन मतलब शुद्धिकरण और पृथक्करण मतलब अलग करने के लिए किया जाता था. परंतु आजकल इसका उपयोग अन्य कार्बनिक मिश्रणों के शुद्धिकरण में भी किया जा सकता है. मतलब दो ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल गया है तो उसको भी शुद्ध कर सकते हैं. मान लीजिए, इसको सिंपली याद रखना है कि इस विधि के द्वारा ऑर्गेनिक कंपाउंड को, ऑर्गेनिक मिक्सचर को क्या कर सकते हैं, प्यूरिफाई कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं, एक विधि है जिसके सहायता से आप क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को, कंपोनेंट्स को या फिर मिक्सचर को प्यूरिफाई कर सकते हैं. तो क्रोमेटोग्राफी याद रखिए. क्रोमेटोग्राफी क्रोमा शब्द से आया है और ग्राफी, क्रोमा का मतलब होता है कलर और ग्राफी का मतलब होता है आपका लिखना, राइटिंग. तो इसको इसलिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कलर राइटिंग. हिंदी में क्या बोलता है, वर्ण लेखन. वर्ण का मतलब रंग लेखन भी बोल सकते हैं या रंग लेखिकी. तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें. ये भी क्वेश्चन आता है आपका 2 मार्क्स में. ये भी आपको पूछे जाएंगे 2 मार्क्स में कि व्हाट डू यू मीन बाय क्रोमेटोग्राफी. तो आसानी से लिख सकते हैं कि आप सीधा बोलिए क्रोमेटोग्राफी शब्द का अर्थ होता है कलर राइटिंग होता है, और इसका शुरू में जो उपयोग होता था रंगीन कार्बनिक यौगिकों के पृथक्करण और शुद्धिकरण में किया जाता था. लेकिन आजकल जो है इसका उपयोग अन्य कार्बनिक मिश्रणों के शुद्धिकरण में किया जाता है. बात समझ में आई? तो आज का लेक्चर यहाँ समाप्त करते हैं बच्चे. इसको जल्दी से क्या करेंगे, नोट कर देंगे. 11:30 बजे से 11:30 से कब तक, 11:30 से आपको पढ़ लेना है. 11:30 से 12:30 के बीच, और शाम में आपका 4 से 5 के बीच दे दिया जाएगा. तो इस तरह से आज का लेक्चर खत्म होता है. जय हिंद, जय भारत.